कल हमने फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया था। उससे पहले जिस टॉपिक को अभी करने लग रहे हैं वो टॉपिक का नाम क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर रखा है ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में। कौन सी दो कैटेगरी है भाई? बताओ भाई यार, किस दो कैटेगरी में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन? हाँ हाँ, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब मैंने है ना बार बार मैं दो वर्ड यूज करने लग रहा हूँ और करता भी रहूंगा शायद। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है भाई इसका? ऑर्गेनिक जो हमें मतलब लिविंग सेल्स या चीजों से मिलता है और इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग चीजों से मिलते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफ है वो कौन से मटेरियल पे डिपेंड होती है? इनऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड होती है या ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड होती है? इनऑर्गेनिक मटेरियल पे। कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल का नाम बता मेरे को। नॉन लिविंग चीज बता दे जो फूड में यूज करते हैं, प्लांट। हाँ, इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, तूने अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाते हैं। क्या क्या वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जिससे प्लांट फूड बना रहे हैं? हाँ, प्लांट किस किस चीज से अपना फूड बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट भी बोल सकते हो तुम उसको। क्या क्या है वो? हाँ भाई यार, CO2 से और सनलाइट से और H2O से। रिएक्टेंट बोले तो CO2 और H2O ही है। सनलाइट इज द कंडीशन एंड क्लोरोफिल ऑल्सो कंडीशन। ठीक है, हमारा मटेरियल क्या है जो सिंथेसाइज करने के लिए उसे चाहिए? CO2 और H2O। और प्रोडक्ट क्या बनते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्या प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस? हाँ, मतलब प्लांट जो है वो इन दो चीजों को लेकर के क्या बनाता है? रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। कहीं स्पेस में दिख रहा है तेरे को? ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये वाला। हाँ, ये वाला। तो ये रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बन गए? अरे यार देख के बनना, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रोडक्ट बन गए यार। ये कंडीशन है यार, प्रोडक्ट एरो से उधर होते हैं। रिएक्शन हम केमिकल रिएक्शन में इतने दिन से पढ़ रहे हैं भाई। एरो के एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट बने ग्लूकोज और H2 और CO2, O2 और H2O और ग्लूकोज। तेरे हालात बहुत खराब है भाई मेरा, बहुत ज्यादा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझ गया? छोटी क्लासेस में ही हमें पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, 10th में आने के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत ही माइनर सा लगना चाहिए, पर ये 4 बार बताने के बाद भी तेरे को पता ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है क्लास में। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप थे हमारे, है ना? क्या कोई बता सकता है भाई पहला स्टेप क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय कौन करता है अब्जॉर्ब? सनलाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब कर, लाइट एनर्जी का अब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। प्लांट का वो पार्ट जो सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है उसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। ठीक है, हाँ भाई वो यस। दूसरा स्टेप बता क्या है? सेकंड स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का? रूट से वाटर वो फोटोसिंथेसिस का स्टेप है ही, वो तो उससे पहले की प्रिपरेशन है। वो रुक जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा बता लाइट एनर्जी, पढ़ता तू भी बेटा, छोड़ गया तू पढ़ना। लाइट एनर्जी को उसमें कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और H2O को स्प्लिट कर देना H2 और O2 में। ठीक है, हाँ भाई थर्ड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप तो बता दिया, लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल से। सेकंड स्टेप, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उससे H2O को स्प्लिट कर दिया H2 और O2 में। अब फोर्थ मतलब थर्ड स्टेप क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बना दिया। कैसे? रिडक्शन करके। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ H2 को ऐड कर दिया CO2 में और बना दिया क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों स्टेप याद होने चाहिए, यही आएंगे फोटोसिंथेसिस में आएंगे। तो अब हमारा रिएक्शन क्या था? ये है हमारा रिएक्शन, ठीक है। हाँ बेटा, ये हमारा रिएक्शन है। CO2 plus H2O gives us glucose plus O2 plus H2O, ठीक है भाई। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ये CO2 और H2O में से किस में से रिलीज हुई है? H2O से रिलीज हुई है, क्योंकि हमने देखा सबसे पहला ही स्टेप हमारा 2 सेकंड स्टेप वही तो था, है ना। H2 को स्प्लिट कर दिया। फिर ये हमारा जो लीफ का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होती है? कहाँ होती है? तू बता बेटा सृष्टि, कहाँ होती है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस? जो लेयर्स है, ये लेयर्स कौन से सेल की है? मेसोफिल सेल। और ये वाली लेयर जो है ना, इसे पैलिसेड लेयर बोलते हैं। पैलिसेड लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट यहीं पर है, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल यहीं है, और क्लोरोफिल में तो फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट में तो होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता था? किचन ऑफ द सेल। तो किचन जाओगा वही तो खाना बनेगा। तो सबसे ज्यादा किचन कहाँ पर है? ये हमारा पैलिसेड लेयर ऑफ जो मेसोफिल सेल्स है वहां पर। ये एक्टिविटी कर रहे थे हम, है ना। हाँ भाई नीरव, ये एक्टिविटी किस लिए करी है हमने? क्या प्रूव कर रहे हैं हम इस एक्टिविटी में? जो ये जो पत्ता है उसके साइड बीच में जो ब्लू और ब्लैक वो नहीं बचेगा यार। इसमें मतलब प्रूव क्या करेंगे? एक्टिविटी करके हम दिखाना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर क्या शो करना चाह रहे हैं ये एक्टिविटी करके हम? हाँ भाई आरव, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम इस एक्टिविटी में? स्टार्च देखने के लिए बस। हाँ जो फूड है स्टार्च की फॉर्म में, इसमें जो स्टोर है उसको चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, हैं? फूड चेक करने के लिए। बेटा रिया बताएगी। हाँ तू बता, तू बता। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। जरूर, ये चीज हम इस एक्टिविटी में प्रूव कर रहे हैं कि जो ग्रीन पार्ट है ना प्लांट में, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ ग्रीन पार्ट नहीं है वहां नहीं होता। तो इस एक्टिविटी में हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। पता नहीं भाई तुम क्या ही पढ़ते हो, क्या ही मैं पढ़ाता हूँ सच में। मतलब मेरे को तो अब ये होने लग गया यार, मैं ही ठीक से नहीं पढ़ा रहा मेरे ख्याल में। हाँ हाँ, स्टोमेटा है, ये दिख रहा होगा तुम्हारे को, स्टोमेटा है ना। और ये स्टोमेटा में ये गार्ड सेल है, ये ओपन और क्लोज होते हैं तब अंदर बाहर गैसेस को अंदर बाहर करने के लिए ना। ये ओपन कब होते हैं? जब वाटर गेन करते हैं। और बंद कब होते हैं? जब वाटर लूज करते हैं। हाँ बेटा, ये जो ये कटोरी सी रख रखी है, इसमें क्या है? चाइना ग्लास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देख के तो सभी बता देंगे भाई, सर उसमें तो खाली वैसे ही पता होना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा हुआ है व्हाइट ग्लास कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्यों है? क्यों रखा हुआ है? इसकी जरूरत क्या है यहाँ पर? दूसरे वाले में क्यों नहीं रखा भाई? CO2 को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये भी लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टू वो लिख रहा है एक्टिविटी में द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतनी जल्दी है यार, इतना भी पड़ गया ना तो भी ठीक है। चलो, इतना एक्टिव बच्चा है ना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बस धीरे धीरे से दिखे आगे धीरे जब भी पता ही नहीं क्या चल रहा है। अच्छा देखो, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर पहले है वो आ भी चुका है। हाँ भाई नीरव, ये एक्टिविटी हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं भाई? पहले वाली एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे थे? क्लोरोफिल नेसेसरी है इसे प्रूव करने के लिए। ये एक्टिविटी किस लिए प्रूव कर रहे हैं? सही में इसका आंसर अभी बता चुके हैं यहाँ पर।
अब देखते हैं तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वो तो ये था कि भाई ये रखी हुई ना, जो ये CO2 को ऑब्जॉर्ब करने के लिए रखी हुई है, तो ये एक्टिविटी में हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? ये एक्टिविटी में भाई, हाँ बेटा सृष्टि, हम इस एक्टिविटी में क्या प्रूव कर रहे हैं? CO2 is necessary for photosynthesis, ये चीज प्रूव कर रहे हैं भाई। जब तक तुम प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक तुम चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे ना, अब ये एक्टिविटी जब हमने कल यहाँ पर मैंने तुम्हें कर करके बताई थी ना, उस टाइम पे तुम प्रैक्टिकली ध्यान देते ना बेटा, तो शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता। रट्टे मारोगे तो भाई भूल जाओगे, घंटे भर में भूल जाओगे, क्योंकि आजकल दिमाग में है ना बहुत कुछ भरा रहता है ना, इतनी शॉर्ट्स देखनी होती है हमारे को, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ये है ना, वो ना इतनी चीजें दिमाग में कैसे रह पाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल देखा भाई। अब है ना आगे आ जाओ, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला कॉन्सेप्ट मैंने देख लिया, तुमने कितना अच्छे से रिवाइज करके आते हो तुम घर पे, सारे के सारे एकदम दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, एकदम बढ़िया है ना। तो अभी आगे की पढ़ाई भी इतने ही ध्यान से करना, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कौन सा होता है हेटेरोट्रॉफिक। अगर इसको एक लाइन में बताना हो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो तुम क्या आंसर देना चाहोगे इसके बारे में? हाँ भाई, जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंड, जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मटेरियल पे, ऑर्गेनिक मटेरियल पे, ऑर्गेनिक फूड पे, सही बात है, डिपेंड करते हो ना, वे ऑर्गेनिज्म जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, जिसकी कैटेगरी मैंने तुम्हें पहले ही क्लासीफाई कर दी है ना। 3 तरह की कैटेगरी थी, याद है? याद है भाई? नहीं, 3 तरह का था बेटा। एक तो था सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक विच डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, ठीक है। फंगाई, ब्रेड मोल्ड फंगस, ये क्या करते हैं सही में पता है ये क्या करते हैं? ये अपने खाने को ना बाहर ही डाइजेस्ट करना, बाहर ही पहले डिकम्पोज करते हैं, सिंपलर में चेंज करते हैं, बॉडी से बाहर। बेटा याद है, जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मशरूम हो गया या फिर ये फंगाई हो गया, ब्रेड मोल्ड फंगस हो गया, ये क्या करते हैं अपने फूड को बाहर ही पहले सिंपलर में चेंज करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं पहले ही, समझ गए, और फिर उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं, समझ गए। तो ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस है उन्हीं से अपना फूड बनाते हैं। दूसरे हैं हम, जो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को लेके जाते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, और हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो फूड को सिंपलर में चेंज करता है, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, समझ गए। अब वो कैसे करती है वो तो आगे पढ़ेंगे, पर ध्यान से समझना, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि सैप्रोफाइटिक बॉडी से बाहर ही सिंपल चेंज में चेंज करते हैं, सिंपलर में, और फिर न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलने वाला कॉम्प्लेक्स फूड को सीधा खा जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी बॉडी उसे सिंपलर में चेंज करती है, इनसाइड द बॉडी चेंज होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, ठीक है। और एक है भाई तीसरे टाइप के पैरासाइट, वो सीधा ही सिंपलर ही लेते हैं। अब सिंपलर लेंगे कहाँ से, जिसने सिंपलर में चेंज करा है, हमने, समझ गए। अब हमने हमारे डाइजेशन सिस्टम ने सिंपलर में चेंज कर दिया फूड को, और ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब कर दिया, है ना, ब्लड में चला गया सारा सिंपलर फूड। मच्छर ने क्या करा, स्ट्रॉ लगाई, खींच गया सारा सिंपलर फूड, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, सीधा सिंपलर, समझ गए। अब हमने क्या करा, सिंपलर को चेंज कर दिया, ब्लड में चला गया सारा सिंपलर फूड, मच्छर ने क्या करा, स्ट्रॉ लगाई, खींच गया सारा सिंपलर फूड, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, सीधा सिंपलर, समझ गए।
दूसरे ऑर्गेनिज्म को विदाउट किलिंग हर। ऐसा तो नहीं है तो चाकू लेके आया था पहला मार दिया और फिर हमारा खून पी गया, नहीं ना, हमारे को मारा भी नहीं और हमारा फूड भी ले गया, स्ट्रोस के खींच गया। तो वैसे इतना फूड खाने से हमारा वैसे कुछ बिगड़ा नहीं, बस वो फालतू की और बीमारी हमारे पास ना लेके आए ना, तो इतना ब्लड तो हम डोनेट भी कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, तू भी पी ले, हम भी पी लेंगे। पर दिक्कत ये है कि वो थोड़े और फालतू की बीमारियां भी ले आता है और वो चिपका देता है हमारे को। एक तो हमारा खून पी गया, हमारे से फूड ले गया बिना पैसे दिए, और ऊपर से बदले में बीमारी भी दे गया। चल तेरे को मलेरिया कर दिया है, मजे कर, चल तेरे को डेंगू कर दिया, चिकनगुनिया कर दिया और पता नहीं क्या क्या भाई, फालतू की चीजें। हाँ बेकार में, सही बात रात है। में छोड़ के ना रात को सोने देता, गाने और सुना हुआ है आगे। तो हमारे पास आगे 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। ये हमने पहले वाले में ना सारा यही पढ़ा है बेटा, समझ गए। इसके एग्जांपल भी इसमें दे रखे हैं, देखो सेप्रोफाइटिक में इसने ना और 2-3 दे रखे हैं। प्लांट में होते हैं कैस्केटा, मैंने बोला था अमरबेल, ठीक है, कभी देखना, कभी दिखेगी ना मैं तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, देख रहा तुम यहाँ पे ना जाते हो कई जगह पे लगी रहती है, खास करके अभी आगे बारिश के मौसम में ज्यादा हो जाएगी। अच्छा ये टिक्स है, टिक्स समझते हो क्या होते हैं? कीचड़, ठीक है। अब देख लेना मैं किसका नाम आ गया ना वाले टाइम में टिक्स रखने वाला हूँ। और भाई एक जो अपना था वो पहले ही लैम्पिस, लाइस है, लीच है, लीचेस है, टैप वॉर्म्स है, ठीक है। टैप वॉर्म्स तो शायद सुना होगा तुमने, है ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं। खास करके क्या होता है, कई बार तो बच्चों को भी हो जाते हैं, और है ना ज्यादातर ये होते हैं ना, ये होते हैं गाय या भैंस के जो कटड़े या बछड़े होते हैं ना, उनको हो जाते हैं। उनको फिर है ना एक स्लो पॉइजन सा दिया जाता है, बहुत ही हल्की दवाई होती है पॉइजन, जिसमें ना वो मर जाते हैं सारे सारे पेट के अंदर। क्या वो क्या करते हैं, यही करते हैं जो सेप्रोफाइटिक करते हैं, मतलब हमारे फूड को ही खाते रहते हैं, हमारे पेट के अंदर ही पैदा हो जाते हैं टैप वॉर्म्स, और है ना अंदर ही सारे फूड को खाते रहते हैं। जो भी खाते हैं ना सारे न्यूट्रिशंस को वही खींच जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को वही खींच जाते हैं, कमजोर हो जाता है, बच्चा हो, बछड़ा हो, कोई भी पशु हो। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड्स, कैसे फूड अपना ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करता है भाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं अभी हम। जैसे यहाँ अमीबा दे दिया एग्जांपल, है ना। अब अमीबा कैसे करता है ऑब्टेन, अमीबा में कोई स्पेसिफिक जगह है ही नहीं पूरे सेल में फूड को ऑब्टेन करने के लिए। वो क्या करता है, जहां भी उसे फूड पार्टिकल दिखता है ना, वहीं माउथ जैसी शेप बना लेता है ऐसे, और है ना क्या करेगा, देखो ये दिख रहा हुआ है ना, ये क्या करता है फिर फूड को ट्रैप कर लेता है उसमें अंदर ही, समझ गए। उसके पास क्या एबिलिटी है, अपनी पूरी बॉडी में जहां पर भी उसे फूड पार्टिकल दिखेगा ना, जिस भी सरफेस के पास, वहीं पर है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा, जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया, और फूड को कर देगा इनकल, ठीक है। ये टेक करने का, इनटेक करने का। एक और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है पैरामेशियम, लिखा हुआ शायद इसमें, है ना। पैरामेशियम में क्या होता है, सिंगल सेलुलर है वो भी, बट उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि हर जगह पे मुंह बना लेगा, नहीं, उसमें स्पेसिफिक एक ही जगह ऐसी है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सीलियाज होती है उसकी बॉडी पे, ठीक है, सीलियाज मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, वो है ना, वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ऐसे कर करके फूड को है ना उस जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना उसमें, उसके अंदर पुश कर दो, तो इस तरह से फूड उसके। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे इनटेक करता है, समझ गए। अब और अदर ऑर्गेनिज्म जो हमें दिख रहे हैं उनका तो हमें पता ही है, अब गाय भैंस हम हो गए, या फिर डोगी बिल्ली कैट, सब हमारे को दिख रहा है कैसे खा रहे हैं भाई, अपना मुंह से खा लेते हैं सारी चीजें, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग में बेटा एक एलिमेंट्री कैनाल,
अभी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है, इसको मैं लेकर के आऊंगा अपने इस पे, तो जरूर तुम्हारे को दिखाऊंगा। और हम है ना देखो ये दिख रहा है हमारे को, ये पूरा पैराग्राफ यहां से लेकर के यहां तक, मैं ना इसका तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन दूंगा सिर्फ, ठीक है। पढ़ना ये तुम्हें खुद है, समझ गए बेटा, ये वर्ड टू वर्ड पढ़ना बेटा तुम्हारा काम। देखो अब मैं ये है ना थोड़ा सा है ना फील कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर इतनी स्लो चलते रहे ना तो हमारे ऐसे चैप्टर्स में एक एक महीना लगना नॉर्मल है, समझ गए। तो हम थोड़ी सी स्पीड की, थोड़ी सी। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें कैसे दूंगा और तुम देखना कि तुम किस तरह से है ना इस चीज को कवर करोगे, ये अभी आ जाएगा तुम्हारे पास। 3D labs में हैं? 3D ना, labs 3D labs में। दूसरे तरीके से। अरे कैसा पकड़ा अरे ये एलिमेंट्री में ई है क्या, ये है स्पेलिंग बोलना है एलिमेंट्री में, टी ALIMEN तो बात है MEN आ गया सर। एलिमेंट्री करना, ये करना। ये कैसे नहीं को पसंद है। एलिमेंट्री का नाम है जैसे खाना देखो बेटा अब बात को ना पूरे ध्यान से अगर अब सुन लिया तुमने तो ये टॉपिक है ना, पूरे टॉपिक में छोटे से छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन यहाँ इस डायग्राम में ही कवर है। इस डायग्राम में पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब कॉन्सेप्ट को समझना बस। सुन लो भाई, ये है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, पूरी जो फूड पाइप है ना, माउथ से ये पाइप गई हुई है, ये यहाँ स्टमक बन गया है, यही पाइप, ठीक है ना, यही पाइप थोड़ा सा बड़ा साइज हो गया इसका, तो ये स्टमक हो गया, फिर ये आगे चली गई और ये इसके पीछे से दिखाई नहीं दे रही है, फिर ये यहाँ आ गई, ठीक है। ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन यही पाइप है, घूम फिर के, और फिर ये देखो फाइनली इसमें आ गई, फिर ये फूड पाइप ही है, और फिर ये सारी यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक ही पाइप है, पूरा एक ही पाइप है। मैंने बेटा तेरा मेरा ध्यान, मैंने मेरा पूरा ध्यान कितना तेरा ये रहा समझ गया मैं, हाँ। पर है ना सारे पार्ट जितना ध्यान तू लेके जा रहा था ना, उतना ही ध्यान तू पूरे इसमें रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाद में क्वेश्चन पूछूंगा और आज बख्शूंगा नहीं, बीच में किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकूं, और अगर तूने भी आंसर नहीं बताया तो पक्का बचाऊंगा, आज रखूंगा नहीं, तेरा ध्यान रखिए इस बात पूरा ध्यान से। और जहां नहीं आया ना समझ में, मान ले तेरे को समझ में नहीं आई कोई चीज, वहीं रोक ले, सर यह है चीज दोबारा बताओ, पर बाद में समझाने के बाद अगर तूने कुछ नहीं बताया ना तो फिर मैं तेने बताऊंगा। अब सुन लो मेरी बात, सबसे पहले ये है ये वाला पार्ट, ये माउथ, ठीक है। ये जो खाली जगह होती है हमारी बॉडी में, जितनी भी हमारी बॉडी में खाली जगह होती है ना बेटा अंदर, उन जगहों को हम कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी। तो ये जो माउथ के अंदर जहां पर हम खाना चबाते हैं, वो वाली जगह को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी।
बक्कल कैविटी। जो ये खाली जगह है माउथ के अंदर, जो ये खाली जगह वो क्या है, बक्कल कैविटी। हमने अपने मुंह के अंदर जैसे ही बाइट ली, ठीक है ना, हमने बिस्किट या एक ब्रेड खाना स्टार्ट किया। एक ब्रेड ले लो, सबसे बेस्ट चीज है ब्रेड लो, ठीक है, क्योंकि ब्रेड में एक और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा साथ में। और जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, ब्रेड तो सब खाते ही रहते होंगे मेरे ख्याल से, कोई ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो 2-4 दिन में ही खाई लोगे, है ना। जिसने एक्सपेरिमेंट ना करा हो ना, तो फिर करके देखना, पक्का एक्सपेरिमेंट होगा कंप्लीट। ब्रेड को लेना, मुंह के अंदर चबाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसे निगलना मत। जैसे ही हम फूड को चबाते हैं तो मुंह के अंदर जो है ना कुछ मिक्स होने लग जाता है, फूड के अंदर होने लग जाता है ना, क्या है वो, सलाइवा, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं एक बढ़िया लैंग्वेज में, ना तो और भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं देसी लैंग्वेज में तो, पर सलाइवा। वो सलाइवा कहाँ से आई, वो सलाइवा आई बेटा ये सलाइवरी ग्लैंड से। ये सलाइवरी ग्लैंड से होते हैं 3 पेयर, मतलब 6 ग्लैंड होते हैं टोटल, ठीक है। जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ है तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ है तो एक यहाँ पर भी है, मतलब 3 पेयर हो गए सलाइवरी ग्लैंड। और ये ग्लैंड्स का मतलब क्या है, पैकेट्स। ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है, पैकेट्स। देखो ध्यान हो तुम्हारे को, ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल, समझ गए ना। जब क्यूबोइडल टिश्यू पैकेट से बना लेता था, फोल्ड होकर के, इनवर्ट फोल्ड होकर के पैकेट सा बना लेता था, हम उसे क्या बोलते थे, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर इसीलिए बोलते थे बेटा क्योंकि ग्लैंड्स मीन्स पैकेट, तो ये क्या है, पैकेट्स है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, सलाइवरी ग्लैंड। और ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में 2 तरह के होते हैं, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक एग्जिट पाइप होती है सभी में, एग्जिट डक्ट, पाइप को क्या बोलते हैं, डक्ट। सभी में क्या होती है, एक एग्जिट डक्ट होती है। जैसे मान लो ये पैकेट है, तो इस पैकेट में एक पाइप है जहां से इसका मटेरियल बाहर निकल के आता है और जो भी स्टोर है इसके अंदर एंजाइम्स, और जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां पर चला जाता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे हम इसमें सारे के सारे, ठीक है। एंडोक्राइन पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिनमें कोई एग्जिट पाइप ही नहीं होती, बिल्कुल बंद होते हैं चारों तरफ। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें क्या था भाई, अब देखो हर एक ग्लैंड के अंदर कौन से एंजाइम है और उन एंजाइम्स का क्या काम है, यहीं पर नोट करेंगे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या था, सलाइवा। इस सलाइवा को है ना सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। तो इस सलाइवा के आगे तुम क्या लिख देना, अमाइलेज लिख देना, तुम्हारे को याद रहेगा, ठीक है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब इसको सलाइवरी अमाइलेज इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर भी अमाइलेज होता है, पैनक्रिया में भी अमाइलेज होता है, तो वो पैनक्रिया वाले को पैनक्रियाटिक अमाइलेज, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले को स्मॉल इंटेस्टाइनल अमाइलेज, तो सलाइवरी वाले को सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब इसका काम क्या है, काम तुम्हें पता लगेगा। ब्रेड खाया था हमने निकला नहीं अभी तक, वो मुंह में चबा ही रहे हैं हम। तो क्या हो रहा है, वो चबाते चबाते वो पहले कैसा था, फीका था, और तुम पक्के गारंटी है तुम थोड़ी देर को उसको चबाते चबाते रहना और तुम देखना वो मीठा लगने लग जाएगा तुम्हारे। तुमने शायद ध्यान ना दिया होगा कभी भी, तुम जल्दी, क्योंकि इंजन को याद कर जाते हैं, हमारे पास टाइम कम है ना तो थोड़ी सी देर के लिए उसे चबाना और देखना तुम, वो स्वीटन हो जाएगा, स्वीटन मीठा हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि ये अमाइलेज पता है क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसने किस चीज को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमारा खाना डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब हमने मुंह में चबाना स्टार्ट किया ना बेटा अपना फूड को, तभी हमारा फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए कहते हैं ना चबा चबा के खाना चाहिए हमारे। जैसे हम कुछ जिसके अंदर है ना, अब चने है खाते हैं नॉर्मली, है ना, चने भिगो दिए उसके बाद खा लिए। पता है चने के बारे में क्या कहावत है, चने को खाना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। हाँ, अब ये बात तुम ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों है। चने को है ना मुंह के अंदर चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, और जो उसका लिक्विड बनता है ना, सिर्फ उसी को इंगल्फ करो,
समझ गए? फाइनली ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो सॉलिड बिल्कुल ही एकदम चबाते चबाते लिक्विड में जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर है बहुत सारा स्टार्च, जो क्या हो जाएगा, यहीं पर वो डाइजेस्ट हो जाएगा लगभग, और फिर अंदर जाएगा ना, वो बहुत जल्दी ब्लड में अब्जॉर्ब होगा और बहुत जल्दी हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। पर अगर हम उसको ऐसे ही बिना चबाए मोटा मोटा सा खा जाएंगे तो वो शायद कंप्लीट उसका स्टार्च को यूज भी ना कर पाए, हमारा डाइजेशन सिस्टम हमारा अब्जॉर्ब भी ना कर पाए उसकी सारी एनर्जी को। इसीलिए जो चने है ना, उसको चबाना ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चबाना चाहिए। और वैसे भी नॉर्मली सभी कहते हैं चबा चबा के खाना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जो स्लाइवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए फूड के अंदर और वो डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से स्टार्ट हो। इसके बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा भाई? इसके बाद हमारा फूड जाना स्टार्ट होगा यहाँ पे इसोफेगस में। बट तुम एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं ना, हमारे यहाँ पर है ना थ्रोट में 2 पाइप है, एक नहीं, एक तो है फूड पाइप और एक है ट्रैकिया। ट्रैकिया में ऐसे रिंग्स होते हैं, ट्रैकिया तो कभी कोलैप्स भी नहीं होती, ऐसे होती है इसके, ठीक है, साथ में। तो यहाँ से ये फूड ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए, ट्रैकिया में बिल्कुल भी फूड नहीं जा सकता। थोड़ा सा माइनर सा भी अगर गलती से फूड थोड़ा बहुत चला जाएगा तो हमारे उसी टाइम खांसी आ जाएगी एकदम से, और है ना वो फूड वापस बाहर आ जाएगा अगर गलती से भी चला जाए। ये कौन इंश्योर करता है कि वो फूड ट्रैकिया में नहीं जाए? वो जो लिड होती है उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। क्या होती है? एपिग्लोटिस। अब ये स्पेलिंग हो सकता है मेरी गलत हो, देख लेना। APY भी हो सकता है, EPY भी हो सकता है। अरे मैं तो एल ही लिख दिया, मैं तो ये मान पड़ा हूँ, ठीक है, देख लेना, शायद एपी हो, सही बात है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है एक फ्लैप लिड सा होता है। जैसे ही फूड आता है ना, फूड जैसे ही आया, फूड का पुश करने की वजह से है ना ऐसे होगा ऐसे, और वो जो ट्रैकिया है ना उसके नीचे से क्लोज हो जाएगी और आगे फूड चला जाएगा इसोफेगस में। बट ये कंफर्म एंश्योर हो जाएगा कि फूड जो है ना वो नहीं जाएगा ट्रैकिया में, समझ गए भाई? फिर उसके बाद फूड चला गया इसोफेगस में। इसोफेगस जो है ना एक मूवमेंट करती रहती है, मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब खिंच जाना, रिलैक्स होना, खिंच जाना रिलैक्स होना। इससे क्या होता है? फूड आगे पुश होता है, समझ गए? फूड पार्टिकल क्या होता रहेगा, जैसे हम निकलते हैं ना तो उस टाइम पे वो क्या होती है, फूड पाइप है ना ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? उससे क्या होता है, फूड का पार्टिकल को पुश करा जाता है इसोफेगस की मसल्स के द्वारा, ठीक है? इसोफेगस के मसल्स क्या करते हैं, फूड को पुश करते हैं। वो कौन सी मूवमेंट होती है? पैरासिटिलेटिक मूवमेंट। इसोफेगस के साथ में लिख देना, इसोफेगस के साथ में पैरासिटिलेटिक मूवमेंट, ठीक है? पैरासिटिलेटिक लग गया यार मुझे, PARASIT, पैरासिटिलेटिक मूवमेंट, ठीक है भाई? सर पैरासिटिलेटिक तो सर जो एक ग्लैंड होते हैं इनके अंदर के एंजाइम खत्म नहीं बनते रहते हैं, सिंथेसाइज होते रहते हैं, बनाती रहती है बॉडी यार, एबिलिटी है हमारी बॉडी के पास। वो भी जो भी जिन भी चीज़ों की जरूरत है उन चीज़ों से बनाती रहती है। केमिकल एंजाइम्स है नहीं, जो हम खाते हैं उन्हीं से बनती है। हाँ भाई, भाई ये स्पेलिंग तुम देख लेना, पैरासिटिलेटिक मूवमेंट तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है? अब पैरासिटिलेटिक मूवमेंट से फूड कहाँ पहुंच गया? फूड पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, ध्यान देना, स्टमक की जो वॉल्स है ना बेटा, वॉल्स, इन वॉल्स के अंदर जो है ना ये पैकेट्स आते हैं, इस तरफ भी और इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के नीचे क्या लिखोगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है? मतलब एक पैकेट है जिसका नाम है गैस्ट्रिक। इस ग्लैंड के अंदर कौन सा एंजाइम है? देखो, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर था सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है? अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर है 3 चीजें। कौन सी? एक तो HCl,
HCl क्या करता है? नहीं, HCl करता है मेक आवर फूड एसिडिक, हमारे फूड को क्या कर देगा? एसिडिक मीडियम में चेंज कर देगा। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर स्किन के ऊपर गिर जाए ना तो जल जाएगी स्किन। तो अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को क्यों नहीं जला देता है? बिकॉज वहां पर एक लेयर होती है म्यूकस की, इसकी म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है प्रोटेक्शन किसकी? इनर लाइनिंग की। किससे? अगेंस्ट HCl। HCl से प्रोटेक्शन करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक की। कौन? म्यूकस। और इससे अलग एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। HCl में आप क्या मेक आवर फूड एसिडिक। ठीक है, और देखो ये पता है क्या करना, ये अभी तू लिखने पे ध्यान मत दो, लिखने पे ध्यान देगा ना तो कोई बात स्किप हो जाएगी। ये है ऐसे के ऐसा वीडियो बन रही है, जब ये पूरा हो जाए ना इसको वहीं का वहीं स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लिए जैसे। ठीक है, पर है ना अभी मत ले। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या करता है भाई? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर। अब देखो ये पेप्टाइड्स वर्ड, हाँ हाँ कुछ पूछ रहा था मेरे को लगा दो। प्रोटीन को किस में चेंज कर रहा है? पेप्टाइड्स में। मतलब समझ रहा, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करनी है बेटा। ठीक है, और प्रोटीन डाइजेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन कंप्लीटली यहाँ डाइजेस्ट हो गया। एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने बोला था यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च शुगर में चेंज हो गया, बट कभी भी ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट यहाँ डाइजेस्ट हो गया। हमारा फूड अभी तक पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। और अभी तक तुमने ध्यान दिया होगा कि कहीं पर भी मैंने फैट का तो नाम ही नहीं लिया है, तो फैट तो यहाँ डाइजेस्ट भी होना शुरू नहीं हुआ है। समझ गए? अभी तक क्या क्या चीजें डाइजेस्ट, सबसे पहले कौन सी चीज डाइजेस्ट होनी स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन डाइजेस्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से? स्टमक से। बट प्रोटीन लगभग 30% डाइजेस्ट होता है यहाँ पर, पूरा नहीं डाइजेस्ट होता। फिर उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा? हमारा फूड जाएगा बेटा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना, उससे पहले उसमें ना 2 ग्लैंड्स और एंजाइम डाल देंगे। एक तो कौन सा? लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर बनाता है बेटा बाइल। बाइल को सिंथेसाइज करता है, ध्यान रखना। सिंथेसाइज बाइल, सिंथेसाइज मींस बनाता है। ठीक है, ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है बाइल को। ठीक है बेटा, बनाता है लीवर और सिंथेसाइज कौन करता है? बाइल। और उसके बाद ये बाइल जो है ना, इससे एक डक्ट निकलती है, इससे गॉल ब्लैडर से। और वो डक्ट है ना, देखो दिख रही है, ये इसमें ऐड हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का क्या काम? ध्यान देना अभी, बहुत ध्यान। बाइल के 2 काम। पहला काम तो क्या है? जो हमारा पीछे से फूड आने लग रहा है वो कैसा है? एसिडिक, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है? एसिड। आगे म्यूकस की लेयर नहीं है। अगर आगे वो एसिड जाएगा तो क्या करेगा? दिक्कत पैदा कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या करेगा बाइल? मेक आवर फूड एल्कलाइन। मेक आवर फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन होता है बेटा बेसिक। ठीक है, बेसिक, बेसिक स्लाइटली बेसिक। पहले तो क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन करेगा, एसिड को न्यूट्रल करेगा और फिर स्लाइटली बेसिक कर देगा। स्लाइटली बेसिक क्यों करेगा इसका भी कारण समझना तुम्हारे। और दूसरा फैट क्या करेगा? दूसरा बाइल क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन। अलग से इमल्सिफिकेशन वर्ड का क्वेश्चन भी आ जाता है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इसको समझने के लिए नहीं समझना, ये फैट के बड़े बड़े से ग्लूकोज हैं। ठीक है, ये क्या है? और इसको इसने क्या कर दिया? छोटे छोटे ग्लूबल्स में, ग्लूबल्स बोलते हैं, क्या कर दिया? छोटे छोटे ग्लूबल्स में
चेंज हो। पहले फैट कैसा था, अब कैसा हो गया? इस फैट को बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट। कौन सा बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट, क्योंकि इमल्सिफिकेशन होगा। अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, क्या बोलोगे? हाँ बताओ। हाँ, ब्रेक डाउन द इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच फैट ग्लूकोज, बिग फैट ग्लूकोज चेंज इनटू या ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर। समझ गए? एंड किस कौन करता है ये? बाइल। सीधा बता सकते हो वैसे, व्हेन बाइल चेंज या व्हेन बाइल ब्रेक डाउन बिग ग्लूकोज ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और ये क्या है हमारे पास? इमल्सिफाइड। समझ गए? एक चीज और रह गई, क्या? पैनक्रिया भी इसे यहीं पर एंजाइम डाल देगी अपने। अब पैनक्रिया में कौन से एंजाइम? पैनक्रिया में है भाई एक तो ट्रिप्सिन, ठीक है, और एक लाइपेज, और एक मैं लिखूंगा नहीं, इंसुलिन। इंसुलिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं बेटा क्योंकि वो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, वो है हार्मोन्स। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तुमने सुना भी हो शायद किसी ने इंसुलिन, क्योंकि जिसको शुगर होता है ना उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। हाँ, तो इंसुलिन यही होता है, वो पैनक्रिया रिलीज करता है। नहीं, अमाइलेज होता है, बट अमाइलेज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अमाइलेज हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दो ही चीजें बता रखी है हमारे को, ट्रिप्सिन और लाइपेज। वैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज एमाइलेज भी होता है, ये वो तुम आगे जब बड़ी क्लासेस में हो जाओगे ना बेटा तब पढ़ो, अभी इतना नहीं ध्यान रखना तुम्हारा, ठीक है? अब ध्यान देना, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई? ये ट्रिप्सिन है जो हमारा, इसको यहाँ ले डाइजेस्ट प्रोटीन। अब तुम ध्यान दोगे एक चीज का, यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट तो पेप्सिन भी कर रहा था ना, ये रहा। अब प्रोटीन, पेप्सिन के और ट्रिप्सिन में क्या फर्क है? थोड़ा सा ध्यान दो। जब पेप्सिन ने काम किया था तो फूड का मीडियम कैसा था? और जब ट्रिप्सिन ने किया तो कैसा था? बेसिक। यही मेजर डिफरेंस है कि पेप्सिन ऑलवेज एक्ट ऑन एसिडिक मीडियम एंड ट्रिप्सिन ऑलवेज एक्ट ऑन बेसिक मीडियम। फिर बेसिक मीडियम पे काम करता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज करता है इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर फैट डाइजेशन लिख देता हूँ, पर ध्यान रखना अब कैसा फैट है ये, कैसा है? ठीक है, ये स्पेलिंग देगा फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन क्योंकि ये फैट पहले ही क्या हो चुका है? इमल्सिफाइड हो चुका है, उसके बाद इसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट। अब आ गया फूड हमारा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कितने काम होते हैं तुम ध्यान देखो, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हाँ फिर कईयों का तो गोल ब्लैडर भी निकल जाता है तो हाँ, गोल ब्लैडर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि है ना गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, और स्टोन एक्चुअल में ना इसकी जो डक्ट है वो इतनी पतली है कि वहां से ना स्टोन निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। और गोल ब्लैडर इतना छोटा सा पार्ट है कि ऐसा मुश्किल ही है कि उसे सर्जरी करके निकाल के और फिर दोबारा जोड़ दे। तो सबसे वो क्या करते हैं? गोल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं। तो गोल ब्लैडर है ना सही में क्या रिलीज करता है? बाइल। तो जो बाइल है ना देखो एक काम कर रहा है, एक तो हमारे फूड को क्या कर रहा है? एल्कलाइन में चेंज कर रहा है, और दूसरा जो फैट ग्लूकोज है उनको स्मॉल में चेंज कर रहा है। इसके है ना एक तो बात ये है कि बेटा ये बनाता है कौन? लीवर, ठीक है? तो थोड़ा बहुत तो ये लीवर से भी जाता रहता है। इसका रीजन बताता हूँ। देखो कई चीजें यहाँ पर फैक्ट है, इसमें कैसे कैसे काम होगा। एक तो बेटा जो ये लीवर की पाइप है, जो ये गोल ब्लैडर की पाइप है ना, ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन पे नहीं जाती है। मैं ना तुम्हारे को जब 3D डायग्राम दिखाऊंगा तो वहां दिखाऊंगा। इसकी पाइप पता है कैसे जाती है? ये जो पैनक्रिया की पाइप आई और इधर से गोल ब्लैडर से
और लीवर से एक पाइप आ रही होती है और एक पाइप यहाँ से आ रही होती है और वो दोनों तीनों पाइप कॉमन बन के इसके अंदर जाती है। समझ गए? ये कैसे होता है? ज्वाइंट सा होता है। ये पाइप आई भाई गॉल ब्लैडर से और लीवर से सीधी, ठीक है। और फिर आगे क्या हुआ, एक पाइप आ गई पैनक्रिया से और फिर ये पाइप जा करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें मिक्स हो जाता है। समझ गए? तो एक कॉमन पाइप से पैनक्रियाटिक और गॉल ब्लैडर का जो एंजाइम होता है ना वो एक कॉमन पाइप से जाता है। तो पहली बात तो ये है बेटा कि जो गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हो जाता है फिर भी थोड़ा बहुत बाइल है ना उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है। और दूसरी बात ये है कि जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है ना उस बंदे को फूड में कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं सीधे। क्या इंस्ट्रक्शन? कि है ना जो ऑयली फूड है ना वो क्यों? क्योंकि ऑयली फूड में क्या होता है, फैट। तो उस बंदे को क्या क्या दिया जाता है कि भाई ऑयली फूड तेरे को नहीं, और उसको एसिडिटी होने के भी चांसेस रहते ही हैं थोड़े से। क्योंकि क्या होगा, पीछे से अगर एसिडिक फूड को ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो एसिडिटी हो जाएगी। तो उसे फिर होना एसिडिक के लिए भी है ना ट्रीटमेंट अपना रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जिसका उसे ध्यान रखना पड़ता है। बट जो है ना बाइल एक ऐसा एंजाइम है, इसे है ना हम डाइजेस्टिव एंजाइम मानते भी नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं करता कुछ भी। क्या डाइजेस्ट कर रहा है? कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक ही तो काम कर रहा है कि फैट को क्या कर रहा है, बस बड़े फैट ग्लूकोज को छोटे फैट ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। फैट को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है ये बिल्कुल। समझ गए? तो इसलिए अगर जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है ना तो उसके बाद भी इंसान आराम से जिंदा तो रह ही सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीते हैं गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद भी। मैंने बहुत देखे हैं ये ना, एक आधा स्टोन वाली प्रॉब्लम इतनी कॉमन सी है, लगभग सभी की फैमिली में कोई एक आधा पर्सन ऐसा मिल नहीं जाएगा जिसको गॉल ब्लैडर रिमूव हो रखा है। तो गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद भी नॉर्मल आदमी नॉर्मल जिंदगी जीता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। दोबारा स्टोन होएगा ही कैसे? गॉल ब्लैडर निकाल दिया बात और हो जाता है तो और हर जगह से ना उसको निकालने का है, सर्जरी होकर के आराम से निकल जाती है। अदरवाइज नॉर्मल दवाइयों से भी निकल जाती है, जैसे किडनी में स्टोन हो जाती है तो वो हो जाती है रिमूव। बट है ना गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर अगर किडनी है स्टोन है तो स्टोन निकलेगी नहीं, वो गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ेगा। फिर तो कोई चांस ही नहीं, बस जिंदा ही नहीं रह सकता ना। अरे नहीं, पैनक्रिया में बेटा पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन ही देखे हैं मैंने तो अभी तक, कि पैनक्रिया में इन्फेक्शन हो गया और है ना वो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर पाया। और मैंने ऐसे 2 केस देखे हैं। बेटा एक्चुअल में उसका पैनक्रिया में है ना सिर्फ इंसुलिन नहीं बन रहा, यही डेड है। ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम नहीं बना दिया, एंजाइम तो बनते हैं पक्की बात, पर वो है ना उसका पैनक्रिया इंसुलिन नहीं बनेगा, तो इसीलिए उसे डेड बोल दिया। और ये तो बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है आजकल। मैंने तुम्हें बताया ना हार्मोनल इश्यू है ये क्या है? हार्मोनल। ये इतनी जल्दी नहीं होते हैं और होने के बाद ठीक भी नहीं होते। इनके कारण जो है ना, इनके रीजन क्या है, हमारा जो फूड इंडस्ट्री है ना, देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। ये हार्मोनल इशू पैदा करने लगे हैं बहुत ज़्यादा हार्मोनल। और हार्मोनल इशू जो है ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स को ही होती है, क्योंकि फीमेल्स का जो है ना बॉडी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ गए? मेन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है वहाँ पर, और हॉर्मोन्स का ज़्यादा रोल है वहाँ पर। मेल्स में भी हॉर्मोन्स का रोल है पर इतना ज़्यादा नहीं है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रोल है हॉर्मोन्स का। तो हार्मोनल इश्यू जो है ना वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, और इसका कारण यही है जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, इसने हार्मोनल इश्यू स्टार्ट किया। और ये जैसे ये इफेक्ट्स होते हैं ना इनके बहुत लेट जाके दिखते हैं। अभी तुमने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ रखा है, ठीक है? जैसे बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं, तुम्हारे बैच में तो नहीं है, डेली अपने बैग में भर भर के चिप्स लाते थे भाई वो, और कोल्ड ड्रिंक चिप्स और कोल्ड ड्रिंक चिप्स और कोल्ड ड्रिंक।
आज नहीं दिख रहे हैं उन्हें इफेक्ट्स। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में मजे मत करो भाई, करो एक आधी बार पार्टी शार्टी तो चलती है भाई, करो चलो भाई, होगी दोस्तों के साथ 15-20 दिन में, महीने में एक आधी बार भाई कोल्ड ड्रिंक बर्गर पिज्जा खा लिए। पर जिनके लाइफ में ये रेगुलर आ गई ना ये चीज़ें, वो बच्चों का 4-5 साल के बाद जीवन उन्हें पता चलेगा कैसा होने वाला है। 4-5 साल नहीं तो ये लगा लो 25 के बाद जैसे जैसे वो जाते जाएंगे ना, उनके इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जो उनके लाइफ स्टाइल में उन्होंने अपनी शरीर को मतलब ये गंदगी खिला खिला के खराब कर लिया है। भाई इसके बाद फूड हमारा कहाँ चला गया बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, इसमें भी ग्लैंड्स होते हैं। और वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में क्या क्या होता है ध्यान देना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में क्या एंजाइम है वो हमें नहीं पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में तुम्हें करना क्या है। फाइनली हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है ना, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है कंप्लीट डाइजेशन जो होता है हमारा, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं ना बेटा, वो करते हैं फाइनल डाइजेशन हमारे फूड का। फाइनल मतलब हमारा जो फूड, हमने जो प्रोटीन खाया फाइनली किस में चेंज हुआ, जो फैट खाया वो फाइनली किस में चेंज हुआ, जो कार्ब खाया वो फाइनली किस में चेंज हुआ। तो जो कार्बोहाइड्रेट है कार्ब, ठीक है ना, वो किस में चेंज हो गया फाइनली? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपलर फूड है, पानी में मिक्स हो जाता है, तो ये ब्लड में भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाई हमारा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन किस में चेंज होगा भाई? प्रोटीन होगा एमिनो एसिड में। एमिनो, अच्छा फिर ये फैट किस में चेंज होगा? फैट चेंज होगा फैटी एसिड। ये जो जो दवाई चढ़ती है ना, जो वे छोटे छोटे से इंजेक्शन या वो, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना कभी, उन पे ये वर्ड्स लिखे होते हैं, इतने परसेंट ग्लूकोज, इतने परसेंट अमीनो एसिड, इतने परसेंट फैटी एसिड। फैटी एसिड नहीं होता है, फैटी एसिड शायद कोई स्पेशल में ही होता होगा, पर ये दो वर्ड तो बहुत होते हैं उसमें, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। अरे डाइजेस्टिव फूड नहीं दिया तो जाता है वो इधर यार, दिया इसलिए जा रहा है कि उसको डाइजेशन का टाइम नहीं है उसके पास भाई, उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अभी वीक हो गई है। अभी ये डाइजेशन प्रोसेस जो है ना बेटा, ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। अभी खाना खा रहा है बंदा, तो 5 घंटे बाद उसकी बॉडी में एनर्जी बननी स्टार्ट होगी, पर उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए इंस्टेंट। तो उसके ब्लड में ही सीधा क्या डाल दिया? ग्लूकोज डाल दिया, एमिनो एसिड डाल दिया, और टाइमली वो अपनी जगह पे पहुंच गया, और वहां पर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। जहां पर भी जो पैथोजेंस बॉडी के अंदर है वहां पर उनको मारना स्टार्ट कर दिया, बॉडी को बूस्ट अप कर दिया, बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को बूस्ट अप कर दिया। जिनको क्या करना है? जो बाहर से बीमारी वाले वायरस बैक्टीरिया आए हुए हैं उन्हें मारना है, उन्हें खत्म करना है, समझ गए। तो बॉडी के अंदर हमारी बॉडी है ना, अपने आप को खुद ही रिपेयर करती है, खुद ही ठीक करती है। बीमार हो गए ना, दवाई क्या करती है? तुम्हें लगता है दवाई ठीक नहीं ठीक कर दो, दवाई ठीक नहीं करती, हमारी बॉडी खुद ही ठीक करती है। बस वो क्या करती है? दवाई है ना, उनको ना थोड़ा बूस्ट अप कर दो। ड्रग्स है, तो ड्रग्स क्या करता है? वो जो वाइट ब्लड सेल्स है जो लड़ रहे हैं उस बैक्टीरिया से, बीमारी वाले से, उसको बूस्ट अप कर देते हैं भाई। तो फिर वो और ज्यादा जल्दी वाइट ब्लड सेल्स वही करते हैं।
तो इसलिए ना हेल्दी हेल्दी खाना होता है उस टाइम पे। तो मैंने देखा होगा जब कोई बीमार होता था तो उसे फ्रूट, दूध के प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ अच्छी अच्छी सारी चीजें खिलाते हैं कि भाई बंदा जो है ना उसको एनर्जी मिलती रहे। दवाई तो काम करेगी पर फिर भी ये आर्टिफिशियल चीजें हैं, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है। उससे ज्यादा लंबे टाइम तक दवाइयाँ क्या होती है, दवाइयों का एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक ही वो असर करेगी। पर अगर हमारा जो फूड है उससे तो हमारी बॉडी रेगुलर एनर्जी लेती रहती है और रेगुलरली हमारी बॉडी के सारे सेल्स बूस्टअप होते रहते हैं। तो ये बन गए फाइनल प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन एमिनो। उसके बाद ये डाइजेस्ट हो गया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाएगा कहाँ, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर कैसे जाएगा ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है। अब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है, एक पार्ट ले लिया इसका। इसके बेटा एक तरफ इसके अंदर है ना, देखो ऐसा ऐसा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है, दूसरी तरफ से ब्लड कैपिलरी से जुड़ी हुई, समझ गए। तो ये क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ब्लड में डालती है। वैसे तो देखो इनकी जरूरत क्या थी, सीधा ही ना इसके साथ ब्लड कैपिलरीज को जोड़ देते, सीधा ही अब्जॉर्ब कर लेते। इसकी क्या जरूरत थी, नहीं, इसकी जरूरत है बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करने की। तुम देखो वो फूड एक तो सीधा जाएगा और एक वो फूड कैसे जाएगा, समझ रहे हो, वो फूड कैसे जा रहा है ऐसे। अब हम रोड पे भाग रहे हैं, है ना, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर भागेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, एक बार रोड पे उधर भागेंगे, एक बार उधर भागेंगे, एक बार उधर भागेंगे, एक बार उधर भागेंगे। तो 1 किलोमीटर में हमें ना 5 किलोमीटर भागेंगे, समझ गए ना। क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया। ऐसे ही हमारा फूड है वो सीधा जा रहा था, यहाँ कैसे जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ तक बंद सी हो जाएगी, ऐसे ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कैसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा। तो क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। विलाई का काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड लिख दो, या अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लिख दो तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। इनको क्या बोलते हैं, विलाई, विलाई, VILLI, ये वर्ड है विलाई। जो ये ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विल्ली बोल देते हैं यार, विल्लाई बोल दो। ये आई वर्ड है ना, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, वैसे इसको आई बोलते हैं। जैसे TINY, क्या बोलेंगे इसे, टिनी, टाइनी, टाइनी बोले ना, तो आई वर्ड है ये। तो वाई क्या बोलेंगे, वाई यार इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत बेकार चीज है, मेरे से तो मत ही पूछो भाई, किसी इंग्लिश के टीचर से पूछ लेना इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, गूगल से पूछ लेना। वैसे विल्लाई बोलेंगे हम इसे, ठीक है। विल्लाई क्या करती है, विल्लाई करती है भाई इसको अब्जॉर्ब, फूड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, इंक्रीज करती है सब चीजें। फिर उसके बाद ये फूड कहाँ चला गया, उसके बाद फूड चला गया भाई हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में काम होता है वाटर अब्जॉर्प्शन का। सिर्फ क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में काम, वाटर अब्जॉर्प्शन। देख लेना बेशक, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का काम नहीं होता, सिर्फ वाटर अब्जॉर्प्शन। जितनी देर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रहेगा उतना ही वाटर अब्जॉर्ब होता रहेगा, अब्जॉर्ब होता रहेगा, अब्जॉर्ब। और जो है ना, ये जो चीज तुम्हें दिख रही है ना, ये क्या, अपेंडिक्स, ये कुछ नहीं है, बेकार चीज है, इसका कोई काम नहीं है। इवन उल्टा एक दिक्कत और कर देता है ये। यहाँ पर आते आते फूड का क्या हो चुका है, वेस्ट ही बचा हुआ है ना। अगर गलती से थोड़ा बहुत वेस्ट इस अपेंडिक्स में फंस गया ना तो इन्फेक्शन कर देता है, और उसके बाद है ना कुछ नहीं, उस अपेंडिक्स की सर्जरी करनी पड़ती है और कोई इलाज नहीं करना पड़ता, फिर ये अपेंडिक्स है ना रिमूव भी करना पड़ता है। और ये कोई किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको होता ही नहीं है, लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। किसी किसी को ये दिक्कत हो जाती है कि वेस्ट जो है ना थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर फंस गया है तो वो इन्फेक्शन कर देगा, क्योंकि है तो वेस्ट ही, है ना। अगर वेस्ट हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, इन्फेक्शन ही करेगा। तो इन्फेक्शन हो गया तो अपेंडिक्स की सर्जरी करवानी पड़ेगी, पहले रिमूव कर दीजिए,
पहले रिमूव कर लो सर्जरी करके, बट क्या जरूरत पड़ी है भाई? इतना आसान तो है नहीं शरीर को कटवा के कुछ बाहर निकलवाना, है ना? जब मजबूरी होती है तभी निकलवाते हैं, विदाउट मजबूरी कोई कोई ना लगाए भाई, ना तो पैसे लगाए, और पैसे की भी चिंता नहीं होना, फिर भी सर्जरी करवानी कोई इतना अच्छा काम नहीं है भाई, चलो मजे मजे में करवा आते हैं। वेस्ट मटेरियल्स है। वेस्ट ही है वैसे तो, पर इसको रिमूव अब है ना, समझ में आ गया तुम्हें, यस सर। है ना? एक घंटा हो गया। ये था भाई हमारा सारा सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर है सलाइवा, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है? क्या करता है? स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। इसोफिगस क्या करता है? पेरिसेटेलिटिक मूवमेंट करता है। स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन से एंजाइम है? HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl हमारे फूड को एसिडिक करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन करता है HCl से इनर लाइनिंग ऑफ द फूड की, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करता है। फिर उसके बाद फूड हमारा आगे जाता है तो वहाँ है बाइल। बाइल कौन बनाता है? लीवर बनाता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल का क्या काम है? हमारे फूड को एल्कलाइन में चेंज करता है। दूसरा क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मीन्स बड़े फैट ग्लूकोज को छोटे फैट ग्लूकोज में चेंज करता है। क्या बाइल क्या करता है? बाइल क्या करता है? बाइल बेटा दो काम करता है, मेक आवर फूड एल्कलाइन, हमारे फूड को एल्कलाइन में चेंज करता है। दूसरा इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मीन्स बड़े फैट ग्लूकोज को छोटे फैट ग्लूकोज में चेंज करना। उसके बाद एल्कलाइन मतलब बेसिक, हमारे जितनी भी चीजें होती है ना, फूड खाने पीने की चीजें होती है, वो तीन तरह की होती है, या तो खट्टी, या कड़वी, या फीकी, न्यूट्रलाइज कर ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। जो कड़वी चीजें होती है ना बेटा, वो तो बेसिक चीजें होती है। जो खट्टी चीजें होती है वो एसिडिक होती है, और जो फीकी होती है लगा लो, वो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। ऐसी जितने सब्सटेंस है, एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो फूड है ना वो पीछे से कैसा है? एसिड। और एसिड को हमारे को किस में चेंज करना है? न्यूट्रल करना है। पहले न्यूट्रल करना होता है और फिर स्लाइटली एसिडिक में चेंज करता है, ज्यादा एसिडिक नहीं। न्यूट्रल तो सॉल्ट नहीं होता। न्यूट्रल सोल्ट होता है, सुनाते हो? न्यूट्रल सोल्ट होता है, सही बात है। ठीक है, क्यों होता है? या तो होता है सॉल्टी, सॉल्टी होता है, और वो सॉल्टी कौन सा होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है सॉल्टी। तो हमारे फूड को अगर एसिड से हमारे को चेंज करना हो ना, बेसिक में न्यूट्रल करना हो, तो हम थोड़ा बेस मिलाते हैं। मतलब खट्टी चीज को अगर हमारे को खट्टापन कम करना है तो हम पता है क्या करेंगे? उसमें कड़वी चीज मिला देंगे, तो वो कड़वी चीज है ना, खट्टी चीज को क्या कर देगी? कम कर देगी। अब तुम है ना थोड़ा सा एसिड बेसिड अगला चैप्टर आएगा ना बेटा केमिस्ट्री का, तुम अच्छी तरह से वहां समझोगे। बट अभी यहाँ पर इतना समझो कि जो बाइल है वो क्या कर रहा है? हमारे फूड को स्लाइटली बेसिक में चेंज करना है। बेसिक चीजों को ही एल्कलाइन बोल देते हैं, ठीक है? अब बेस और एल्कलाइन क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल से तुम पढ़ोगे, सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर ही है, एसिड बेसिस सॉल्ट। अब इसके बाद पैनक्रिया में क्या मिली? दो चीजें, क्या? एक तो ट्रिप्सिन, एक लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, लाइपेज फैट डाइजेस्ट कर रहा है। हाँ? क्या बाइल की? यार एक मिनट यार, हाँ ये बेटा बाइल का गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? जो बाइल बना, जो लीवर बनाता है ना, लीवर जो बनाता है बाइल वो स्टोर करता है यहाँ पर गॉल ब्लैडर, ठीक है? और जो ये पैनक्रिया है ना, ये अलग है। पैनक्रिया के अंदर होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन से हैं? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट। अब ट्रिप्सिन में और पेप्सिन में फर्क बता दिया था मैंने, है ना? पेप्सिन एसिडिक में काम करेगा, ट्रिप्सिन बेसिक में काम करेगा। फिर हमारा फूड चलाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करा? फाइनली डाइजेस्ट कर दिया फूड को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। फिर ये अब्जॉर्ब हो गई विलाई के थ्रू ब्लड में। अब ब्लड इन्हें कहाँ लेकर गया वो अगला कंसेप्ट है, ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है? बट अभी तक हमारा फूड क्या चला गया? ये आ गया यहाँ पर, ब्लड में जा चुका है। अब उसके बाद बच गया वेस्ट और वाटर, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद आगे चलकर वो वेस्ट मटेरियल एक्सेस हो गया, खत्म होगी बात।
सर बाइल को स्टोर करने की क्या जरूरत है? बाइल को स्टोर करने की जरूरत होगी यार, ये हमारी बॉडी का कोई सिस्टम है जिसके बारे में, हर एक चीज के बारे में हम ये जवाब दे नहीं सकते कि वो क्यों है, पर बेटा वो स्टोर करने की कुछ ना कुछ तो नीड होगी हमारी बॉडी में, इसीलिए तो गॉल ब्लैडर डेवलप हुआ है, समझ गए ना? क्योंकि लीवर का काम सिर्फ बाइल बनाना ही नहीं है, लीवर के और भी कुछ काम है। गॉल ब्लैडर तो सर वो जूस को प्यूरिफाई नहीं करता। प्यूरिफाई नहीं करता, स्टोर करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है ना? गॉल ब्लैडर का क्या काम है? बाइल को स्टोर करना। और क्योंकि लीवर के पास और भी काम होंगे भाई, ये इतना बड़ा लीवर है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाइल बनाने के लिए नहीं, और भी काम है इसके, डिटॉक्सिफिकेशन के भी काम है इसके, पता लग गया तुम्हारे को, ठीक है? ओके बाय।